बुलेटिन में सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं कोयटा से, जहां दहशतगर्दों ने एक मरतबा फिर से अमन पर वार किया है। मस्तूंग रोड पर एफसी की गाड़ी पर खुदकुश हमले में 3 अफराद शहीद जबकि 20 जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक हमला आवर मोटरसाइकिल पर सवार था। धमाके में 5 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया है। आपको बताएं कि फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया है। मजीद तफसीलात हम जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद आतिफ से, जो वहीं पर मौजूद हैं। आतिफ, बताइएगा, तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, क्या बताया जा रहा है? इब्तिदाई तफ्तीश में क्या बातें सामने आई हैं? जी बिल्कुल, इस टाइम मैं कोयटा के नवाई इलाके मस्तूंग रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ आज सुबह जो है वो एफसी की गाड़ी पे जो है वो खुदकश धमाका हुआ। इब्तदाई तहकीकात में पता चला है कि ये धमाका जो है खुदकश था। खुदकश हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार था जिसने एफसी की गाड़ी को टारगेट किया। धमाके के नतीजे में जो है वो 3 अफराद जाँ बहक और 20 जख्मी हुए हैं। धमाके के बाद जाय वकुआ को घेरे में ले लिया फोर्सेज ने और BDS को तलब किया गया, जिसके बाद जो है सर्चिंग का अमल जारी है। खुदकश हमला आवर और जो इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल है इसमें उसको तहवील में ले लिया गया है। तमाम लाशों और ज़ख्मियों को जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां लाशों की शनाख्त का अमल जारी है, जबकि ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। मुतादिद ज़ख्मियों की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है। इस धमाके के नतीजे में जो 3 गाड़ियाँ हैं और 3 मोटरसाइकिलें हैं उनको भी नुकसान पहुँचा है। धमाके के बाद जय वकुआ को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। BDS के मुताबिक धमाके में 5 से 6 किलो धमाका खेज़ जो है वो मवाद इस्तेमाल किया गया है और धमाका उस वक्त किया गया जब जो एफसी की जो पेट्रोलिंग टीम थी वो रूटीन की गश्त पे थी। इस वक्त भी सर्चिंग का अमल जारी है। इलाका मुकम्मल तौर पर सील है। किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को जो है वो जो क्राइम सीन है वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जी आतिफ, इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कोयटा धमाके की मजम्मत करते हुए कहा है कि कुछ ताकतें हमें दबाव में रखना चाहती हैं। पाकिस्तान इस दबाव से निकल जाएगा। हम इस खित्ते में अहम किरदार अदा करेंगे। हम जल्द इन दहशतगर्दों तक पहुँच जाएंगे। काफ़ी दिनों से, पिछले 1-2 महीने से टेररिस्ट एक्टिविटी का महवर बना हुआ है और इंशाअल्लाह ताला ये सारे लोग जो इंटरनेशनल हालात में हमें अंदर प्रेशर करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं पाकिस्तान को, इस प्रेशर से भी निकलेंगे और इस खित्ते में एक अहम रोल अदा करें। ID लगाना आजकल आसान काम निकल आया, लेकिन तहकीकात हो रही है ये ID लगाई है क्या गया है, लेकिन ये 3 अफराद की अभी तक यहाँ बात होने की इत्तला है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि अफगानिस्तान से इत्तेहादी अफवाज के इनखला के बाद सबसे अहम दौरा DG/ISI काबुल पहुंच गए हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तानी सफ़ीर और तालिबान क़यादत से मुलाकातें की हैं, जबकि पाकिस्तानी सफ़ीर से मुलाकात में DG/ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। गैर मुल्की बाशिंदों और बैनुल अक़वामी तंजीमों के अमले की पाकिस्तान के रास्ते वतन वापसी पर भी गुफ्तगू की गई है, जबकि तालिबान रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। आपको बताएं कि पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी सूरत हाल, पाक अफगान इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर इस मुलाकातों में गुफ्तगू होगी। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। शेख रशीद इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। कोयटा को फिर दहशतगर्दी का निशान बनाया और जिम्मेदारी कबूल की है TTP ने, मीडिया पे चल रहा है। क्या इस हवाले से अफगान तालिबान से बात हो सकती है? देखें, अफगान तालिबान से मैं तो अफगान ही कह रहा हूँ। तालिबान ने अभी हुकूमत बनानी है, जब बनेगी तो फिर मैं इस पे बात करूँगा। हमारे ज़िम्मेदारों ने ज़रूर उनसे TTP की बात की होगी, ये नहीं हो सकता कि ना बात की हो, क्योंकि जब हमारी ये कमिटमेंट है कि यहाँ से उनके ख़िलाफ़ सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, तो उनकी भी ये कमिटमेंट है। और जनरल फैज़ अगर काबुल गए हैं तो ही इज़ ए स्मार्ट मैन। उसने, मेरा मतलब है, इंडिया को क्या तकलीफ है? सुबह से लेके शाम तक वो जनरल फैज़ पे तबसरा कर रहे हैं। भाई, क्या अमेरिकन नहीं गए वहाँ पे? क्या कतर वाले नहीं गए? क्या दूसरे UK के लोग नहीं गए? तो पाकिस्तान की अजीम तरीन एजेंसी का अगर चीफ वहाँ फैज़ गया तो इसमें अच्छाई की बात है। लास्ट 4 क्वेश्चन 5। आप ये बताइए कि आप खुद यहाँ पर आए, आपको किस तरह सूरत-ए-हाल आप देख रहे हैं, कितना अहम है यहाँ पर अमन कायम होना, और पहले क्या सिचुएशन थी? और देखिए, मैं कॉलेज से यहाँ आ रहा हूँ, ट्रिप लेके आते थे,
मैं को पहली दफ़ा नहीं आ रहा, ये नहीं हुआ, मेरी 15वीं वजारत है। मैं इस वजारत में दूसरी दफ़ा आ रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला जो आज मैंने मुतलका अफसरान को हदायत किया वो यही किया कि इसको बड़ा करें, इन सड़कों को खुला करें, उस तरफ की सड़क को भी डबल करें, बेशक अपनी तरफ से पैसे लगा के करें क्योंकि ये खिता बढ़ने जा रहा है। अफगान पनाह गज़ीन के लिए यहाँ पे कैंप बना है या नहीं? अफगान पनाह गज़ीन, बहुत अच्छा सवाल किया। ये भी इंडिया के मुंह पे जूता मार रहा है ये शख्स, नौजवान जिसने सवाल किया, वो कह रहा जी कि वहाँ एक भी पनाह गज़ीन नहीं है, यहाँ पे एक भी रिफ्यूजी नहीं है। ये पठान सवाल कर रहा है, जर्नलिस्ट इंडिया वालों, एक भी रिफ्यूजी यहाँ पे नहीं है, ना आया। वो वीजा से आए, दूसरे सिस्टम से आए जरूर आए। ओके, लास्ट रिक्वेस्ट। जुलाई और अगस्त में जो रिपोर्ट्स आ रही है, बलूचिस्तान, पाटा और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की वाक़यात बढ़ रहे हैं, तो पिछले महीनों में या पिछले कई साल छोटा सा सवाल करें ना, मैं 10 मिनट से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, 3 मिनट बाकी है। इल्जाम लगाया जाता था कि वहाँ देखें, ऑफ कोर्स दुनिया में सियासत में बहुत बड़ा मद्दोजज़र आया। दुनिया में सियासत जो है वो हिल के रह गई है। किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तालिबान इतनी जल्दी वहां कब्जा कर लेंगे। सो वहां दुनिया में जो तालिबान का रोल है, अब जिम्मेदारी तालिबान की है। इस सरहद के आगे तालिबान जाने, उनका काम जाने, इधर से हम हैं। लेकिन यकीनन पाकिस्तान पे दहशतगर्दी के बाज़ ग्रुप दबाव डालेंगे, लेकिन हमारी अजीम फौज ने 80,000 लोगों का जान का नजराना दिया, लाख आदमी जख्मी हुए। अब हमारी फौज भी वो फौज नहीं रह गई 20 साल वाली, सब ने हार्ड जॉब किया हुआ है। एक नौजवान को मिलो, उससे बात करो, मेरे इलाके अब तो देखे ना, 3-3, 4-4 हार्ड जॉब आदमी मेजर के दौरान ही कर लेता है। पहले सारी जिंदगी में एक हार्ड जॉब नहीं करता था। हमारी फौज अजीम फौज है, स्ट्रांग फौज है और 80,000 जानों का नजराना हमने दिया है। दहशतगर्दों को ये कौम और फौज मिलकर कुचल के रख देगी। लास्ट रिक्वेस्ट भैया। ऑफ कोर्स ये फॉरेन ऑफिस का सवाल आप मुझसे ना करें, लेकिन जब हालात बेहतर होंगे तो बेहतरी सारी तरफ होगी। और ये इस फैसला जो है प्राइम मिनिस्टर ने करना है और फॉरेन ऑफिस ने करना है। इंटीरियर मिनिस्ट्री ये है बाउंड्री, इस पे कोई बात है तो करो। अफगानिस्तान में अभी इंडिया की इन्वॉल्वमेंट किस हद तक है? देखें, इंडिया ने 40 साल वहाँ 60 कैंप ट्रेनिंग बनाए, सारी NDS वहाँ बनाई, बिलियन रुपीस खर्च किए। काश आप कैमरामैन, ये फॉरेन जर्नलिस्ट, उनकी वो शक्लें बताएं जब वो जा रहे थे काबुल से, चेहरे लटके हुए थे, वो शक्लें बताएं कि वो NDS और रॉ के जिस तरह चेहरे लटके हुए जा रहे थे, कि जो कुछ उन्होंने सोचा था पाकिस्तान तो क़यामत तक कायम है, उनको जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़ी है। और कल जो अजीम शख्स शहीद हुआ है गिलानी साहब, जिस तरह उन्होंने उनके जनाजे की तज़हीक की है, सारा आलम इस्लाम इसकी मजम्मत करता है। बोले जल्दी। PDM बनाई गई थी हुकूमत मुखालिफ तहरीक, लेकिन उन्होंने जलसा किया। आपको बताएं कि तुरखम बॉर्डर के दौरे के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद मीडिया टॉक कर रहे थे। कोशिश की, फिर मीडिया के लोग जो वहाँ पे फंस गए थे उनके लिए वजारत इत्तलाआत ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने, और जो हमारा वहाँ पे काबुल में प्रेस सेक्शन है, जो द कंट्रीब्यूशंस पाकिस्तान हैव मेड टू एवैक्यूएशंस आर इमेंस, and we will continue that. Today our borders are open, our air border is open. We want all the people who are stuck there, who in foreigners stuck in the Kabul, we are ready to help them, we are helping them, and we will continue this effort. लेकिन इसके साथ साथ ये कहना कि जो काबुल में बाकी लोग हैं उनकी हम परवाह ना करें, ये मुनासिब नहीं है। सो हमारे लिए both sections of Afghanis and both sections of the people, one who want to leave Kabul, we are facilitating them, and those who are left behind are also important. And we want to engage with Taliban authorities so that both sections can be taken care of. अगर हम ये कहें कि जो अफगानी पीछे रह गए हैं उनको हम अबंडन कर देंगे, उनको हम छोड़ देंगे,
उसके नतीजे में अफ़गानिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा और ये दुनिया के इंटरेस्ट में नहीं है कि ये खला रहे। और हमारी कोशिश इसलिए है, अभी बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, उससे पहले जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा यहाँ पे तशरीफ़ लाए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा गैर मुल्की जो हमारे लीडर हैं, बैनुल अक़वामी लीडरशिप है, उससे बातचीत हुई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीबन 1.5 दर्जन से ज़्यादा वज़राए ख़ारजा से बातचीत हुई है। और हमारा नुक्ता नज़र यही है कि आप अफ़गानिस्तान को तनहा ना छोड़ें और अफ़गानिस्तान की अथॉरिटीज़ के साथ एक करीबी राब्ता ज़रूरी है ताकि हम एक ऐसी हुकूमत की तरफ आगे बढ़ें जिसमें अफ़गानिस्तान के तमाम जो लसानी ग्रुप हैं, तमाम जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो शामिल हों ताकि अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम आ सके। और मुझे नहीं समझ आता कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान की इन कोशिशों के ऊपर क्यों तनकीद कर रहा है। हिंदुस्तान का अफ़गानिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं, उनकी तो 1 इंच बॉर्डर भी अफ़गानिस्तान से नहीं मिलता। लेकिन आजकल जो है, जब मैं इंडियन मीडिया को अगर मॉनिटर करें तो यूँ लगता है कि अफ़गानिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला है। आप अपना काम कीजिए, आपके यूपी के इलेक्शन आ रहे हैं, आप वो इलेक्शन लड़िए। आप अफ़गानिस्तान के ऊपर तवज्जो करके क्यों बैठे हुए हैं? ना अफ़गानिस्तान से आपका कभी कोई ताल्लुक़ था, ना है और ना ही होगा। हमारी जो अफ़गानिस्तान की जो पॉलिसी है वो बड़ी वाज़ेह है और वो पॉलिसी ये है कि अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम होना चाहिए और हिंदुस्तान का अफ़गानिस्तान में कोई किरदार नहीं है। क्योंकि जब भी हिंदुस्तान को रोल दिया गया है, उन्होंने अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ टेररिज्म के लिए इस्तेमाल किया है और ये एक ऐसा समझिए कि एक्शन है जिसको हमें बिल्कुल भी कबूल नहीं है और हम हिंदुस्तान को कतई इजाज़त नहीं देंगे कि वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सके। थोड़ा सा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। अपोजिशन के हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जो लोग और शामी साहब भी इसके ऊपर बड़ा ज़ोर देते रहे हैं माजी में कि हुकूमत को अपोजिशन से रवाबत बनाने चाहिए और बात करने चाहिए। हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर अपोजिशन से बातचीत की, हमने उन्हें दावत दी कि आइए बात करें। ईवीएम के ऊपर हमने उनसे कहा कि आइए बात करिए, अपनी कमेटी में नाम दीजिए। 3 महीने गुजरने के बाद अभी तक अपोजिशन की तरफ से कोई नाम स्पीकर को मौसूल नहीं हुए। उसके बाद हमने इलेक्शन कमीशन में मेंबरान की तकर्री के लिए नाम दिए, उसके ऊपर अभी तक अपोजिशन जो है वो उनको समझ नहीं आ रही है। इसी तरीके से बाकी किसी मसले के ऊपर अपोजिशन की कोई राय नहीं। हम ये देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब हों, बिलावल हों, फजलुर रहमान साहब हों, मरियम बीबी हों, ये सारे एक चूं चूं का मुरब्बा बन गए। किसी को पता नहीं है कि दूसरे की राय क्या है, दूसरे को पता नहीं है तीसरे की राय क्या है। पार्टियों के अंदर भी एक बहुत ज़्यादा लड़ाई जारी है। PMLN में तो टॉस हो रहा है कि इस हफ्ते शहबाज शरीफ साहब क़यादत करेंगे, अगले हफ्ते मरियम करेंगी, फिर टॉस होता है, फिर पता चलता है शायद खाकान अब्बासी साहब की बारी आ गई है और फिर चौथे फिर पता चलता है कि नवाज शरीफ साहब खुद ही क़यादत करेंगे। सो PMLN के अंदर एक अपनी बहुत बड़ी लड़ाई झगड़ा फसाद जारी है, वो तय होगा तो वो आगे बढ़ेंगे। PDM पहले ही टूट चुका है और इस वक्त जो इस सारे खेल में जो नुकसान है वो ये है कि कोई बात जो है वो अपोजिशन की तरफ से नहीं आती, चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला हो, चाहे वो PMDA का मामला हो, चाहे वो और किसी लेजिस्लेशन का मामला हो। हम ये देखते हैं कि अपोजिशन की तरफ से कभी कोई संजीदा गुफ्तगू जो है वो इस ज़मन में नहीं की गई है और हम इंतज़ार करेंगे, बहरहाल इसको देखेंगे। शुक्रिया। ये बताइएगा साहब कि जो हमारे चीफ थे, डेलीगेट चीफ, कोई तजावीज़ है हमारे पास पाकिस्तान के पास, या ये एक इब्तदाई सूरत हाल को जांचने की कोशिश है? देखिए, इब्तदाई सूरत हाल को जांचने की कोशिश है। तजावीज़ तो हमारी पब्लिक है, हम जिस तरह से पहले ही हम बात कर चुके हैं, वो तजावीज़ तो हमारा जो फ़ॉरेन ऑफिस है वो पहले ही लीड कर चुका है, वो बता चुका है कि हम एक इंक्लूसिव हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। जो तालिबान की हुकूमत की रिकग्निशन का मामला है वो हम तनहा फ़ैसला नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि रीजनल ममालिक
और आलमी ताकतों के साथ मिल के जो है वो हम उसमें आगे बढ़ें और अफ़गानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए हम जो कुछ कर सकेंगे वो इंशाल्लाह हम करेंगे। भारत से पहले भी ये तस्लीम किया गया कि पाकिस्तान को फेटफ की जो ग्रे लिस्ट है उसमें रखने के लिए उन्होंने प्रोपेगेंडा। आपको बताएं कि लाहौर में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया टॉक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के साथ हमारा गहरा ताल्लुक है। पाकिस्तान ने हमेशा कहा कि अफगानिस्तान के मसले का कोई फौजी हल नहीं। बुलेटिन में आगे दिखाएंगे कराची बरसात के बाद और पीडीएम की सियासत पर बात या महज आईनी मामला। तवील अरसे बाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के दरमियान राबता हुआ है। मरियम औरंगजेब कहती हैं इलेक्शन कमीशन के नए अरकान के नामों पर मुशावरत की गई है। दोनों रहनुमाओं की कंधों पर थपकी से लेकर सियासी लड़ाई तक की कहानी आप भी सुनिए। देखा उधर देखा, फिर से हमारे दोस्त गायब। वो दोस्त जो गायब हो गए थे उन्हें बिलावल ने फोन मिलाया है, हाल चाल पूछा होगा, मगर क्या ये भी फरमाया है वो कहते हैं कि जिसके भी पाँव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे। मुझे किसी के पास भी जाना पड़े मैं जाऊंगा, उसको घुटने को हाथ लगाऊंगा वजीर आज़म बनने के लिए। या साफ कुछ ऐसा कहा होगा। सिर्फ सियासी इत्तेहादो इसलिए बनाने हैं कि हमने निहारी खाना है, हमने हलवा खाना है, तो इसलिए हम सियासी इत्तेहाद में शामिल नहीं होते। या ये सवाल पूछा होगा क्या आजकल किस ओहदेदार के बयानिया पे चल रहे हैं, क्या बड़े मियाँ का या छोटे मियाँ का, हमें तो पता नहीं चल रहा है। पहले जवा कांधों पर जिम्मेदारी डाल गए थे, जवा कंधे हैं, जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा, और अब छोटा भाई कहकर शीरो शकर हो रहे थे। आप बिलावल साहब के साथ पार्लियामेंट में तो हैं। मेरे भाई हैं वो। पीपल्स पार्टी का पीडीएम से किनारा कशी के बाद शहबाज शरीफ से यूं राबता। क्या मौलाना कल पसपाई का जिक्र करके कुछ इस तरफ ही इशारा कर रहे थे। ये जो हम पसपाई की तरफ जाते हैं और हमारा सफर हमेशा पसपाई की तरफ जाता है, उसकी बुनियादी इल्लत ये है कि हम अपनी आवाज और अपने नारे के साथ कमिटेड नहीं, हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। और ताल्लुकात के घोड़े दौड़ाओ और जहांगीर तरीन को पीपल्स पार्टी में लाओ। बिलावल भुट्टो ने मखदूम खानदान को तहरीक इंसाफ के हैवी वेट खिलाड़ी को पार्टी में लाने का टास्क दे दिया। नाराज अरकान से राब्ते भी किए हैं, जबकि तरीन ग्रुप ने राब्तों की तरदीद कर दी है। पीपल्स पार्टी की नजरें पीटीआई के जहांगीर तरीन ग्रुप पर। जाले चेयरमैन हरीफों में डेंट डालने के लिए मुतारिक। हुकूमत और नून लीग के नाराज अरकान से राब्तों के लिए जाले रहनुमाओं को हिदायत कर दी। जहांगीर तरीन ग्रुप की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का टास्क मखदूम खानदान को सौंप दिया गया है। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा ने जहांगीर तरीन की बिलावल से मुलाकात के लिए कोशिशें तेज कर दी। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से पीपल्स पार्टी से राब्तों की तरदीद की गई है। तर्जुमान जहांगीर तरीन ग्रुप ने बयान जारी किया, जिसमें कहा गया जहांगीर तरीन ग्रुप की पीपल्स पार्टी से राब्तों की खबरों में कोई सदाकत नहीं। मुख्तलिफ जराए से मनपसंद खबरें चलवाने वालों को मायूसी होगी। और अब कराची में बरसात के बाद का हाल आपको बताएं तो मलीर नदी में तुग़यानी आ गई है। मलीर विलायत शाह मज़ार कोरंगी कॉजवे और कयूमाबाद से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाने वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस ने शहरियों से मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की अपील कर दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर हुसैन। शहर में होने वाली बारिश के बाद पानी भी भर गया। मलीर नदी में तुग़यानी के बायस मलीर विलायत शाह मज़ार बलोच कॉलोनी से बुरुज चौरंगी जाने वाला रोड और कयूमाबाद से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को मिलाने वाली कोरंगी कॉजवे रोड ज़ेर आब आ गई। पानी का बहाव तेज होने की वजह से सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद करके पुलिस की मोबाइल तैनात कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मलिर कोर्ट से मुर्तजा चौरंगी जाने वाले हजरात कायदाबाद का रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। बलोच कॉलोनी से कोरंगी जाने वालों को जाम सादिक पुल का रास्ता इख्तियार करने की हिदायत की गई है। कयूमाबाद से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाने वाले बुरुज चौरंगी वाला रास्ता इख्तियार करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। यासिर की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, शाहनवाज कादरी वहीं पर। हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सूरत हाल कितनी मुख्तलिफ हुई है। शाहनवाज कादरी बताइएगा, रिपोर्ट में हमने देखा बड़े मुश्किल वहाँ पर हालात हैं। जो कॉजवे है वो भी बंद कर दिया गया है, जबकि पूरा जो रोड है वो ज़ेर आब है। इस वक्त आप वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं?
देखिए बिल्कुल 3 रोज़ की बारिश के बाद मलीर नदी में जो तुगनियानी आई थी, उसके बाद कोरंगी जो रोड है उसको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। इसके अलावा जो कोरंगी कॉजवे रोड है उसको भी आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। मैं इस वक्त कोरंगी कॉजवे रोड पर ही मौजूद हूँ। रिपोर्ट में भी आपने देखा और सुना कि क्या बुरी सूरत हाल है इस वक्त। मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, इस वक्त जो कॉजवे का रोड है इस वक्त ज़ेरे आब है। आपको यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर, मकदार के अंदर यहाँ पर पानी नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस और पुलिस के एहलकार मौजूद हैं, जो शहरी बलोच कॉलोनी से जाना चाहते हैं वो एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल करते हुए जाम सादिक ब्रिज से होते हुए कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जा सकते हैं। ताहम पुलिस की जानिब से यही बताया जा रहा है कि जब तक ये सूरत हाल बेहतर नहीं हो जाती, इस यहाँ से पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं हो जाता, उस वक्त तक किसी भी ट्रैफिक को यहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ताहम हमने सुबह यहाँ पर देखा था कि पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद नहीं थे, ट्रैफिक एहलकार चंद एक मौजूद थे, आम शहरी यहाँ पर बआसानी आ जा रहे थे। और मेरे पीछे भी आप इस हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और मुर्तज़ा वहाब आए, बेहतरी लाए। कराची में कई साल बाद बारिश के फौरन बाद इंतज़ामिया भी सड़कों पर काम करती नजर आई। ज़्यादातर इलाके बारिश के बाद फटाफट साफ कर दिए गए, जबकि कराची के शहरी सियासी एडमिनिस्ट्रेटर की तारीफें करते नजर आए। क्या एडमिनिस्ट्रेटर बदलने से कराची इंतजामिया का रिस्पॉन्स भी बदल रहा है? जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। हर बार की तरह इस बार भी बारिश आई, पानी लाई, मगर मुख्तलिफ ये था कि इंतजामिया ने भी अपने हिस्से का काम किया। बारिश से पहले और बारिश के बाद वाला नीपा मुलाहिजा हो। ये नेशनल हाईवे है, ये क्लिफ्टन, ये शाहराहे फैसल, ये लाल कोठी और ये है एमटी खान रोड। इसी तरह शहर के दीगर मज़ाफाती इलाके भी इस बार की बारिश के बाद ज्यादा मुतासिर नहीं हुए। वजह क्या थी? जिस तरह एक वर्कर, एक मजदूर, एक म्यूनिसिपल स्टाफ, सैनिटरी स्टाफ सड़क पर ग्राउंड लेवल पर आकर काम करता है, मैंने कोशिश की कि मैं खुद भी उनके साथ मौजूद रहूं। तो चूंकि मैं खुद भी ऑन ग्राउंड मौजूद था, चीज़ों को खुद मॉनिटर कर रहा था, तो शायद इस वजह से अल्लाह ताला ने कामयाबी बख्शी। शहरियों ने मुर्तज़ा वहाब की कारकर्दगी पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। बिलावल भुट्टो साहब, मुर्तज़ा वहाब की इंतजामिया ने काम किया तो पता लगा कि पानी आता है तो पानी जाता भी है। बहुत शुक्रिया, आपने तारीफ की, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आपके चैनल का। और अभी आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना से मजीद 61 अफराद इंतकाल कर गए हैं। मजमूई अमवात 26,175 हो गई हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, MCOC के मुताबिक 24 घंटे में 3,747 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मस्बत केसेस की शरह 6.47% रही। अभी खबर यह है कि CNG पेट्रोल से भी महंगी हो गई है। सिंध में कीमत 165 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है। सिंध में 25 रुपये और पंजाब में 9 रुपये तक महंगी हुई है। तफसीलात हम लेंगे अपने नुमाइंदे वहाब कामरान से। वहाब, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से आपके पास? जी, बुरी खबर है आवाम के लिए कि CNG की कीमत में पूरे मुल्क में इजाफा हो चुका है और सिंध में कराची समेत फी किलो कीमत में 25 रुपये इजाफा हुआ है, जबकि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में 9 रुपये फी लीटर तक CNG की कीमत में इजाफा हो चुका है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में CNG की नई कीमत 116 रुपये से 118 रुपये तक फरोख्त हो रही है, जबकि सिंध में 165 रुपये फी किलो तक CNG मिल रही है। और जो वजूहात सामने आई हैं, गयास पराठा जो कि CNG एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, उनका कहना है कि सेल्स टैक्स बढ़ा दिया हुकूमत ने, कस्टम ड्यूटी में इजाफा कर दिया गया, जबकि महंगी LNG की दरामद भी एक बड़ी वजह है CNG की कीमतों में इजाफे की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आपने आगाह किया।